आप ये बताइए, आखिर इतने सब छापे पड़े, 5 राज्यों के चुनाव के पहले कौन गिरफ्तार हुआ? कोई हुआ? वैभव का हम्म। गिरफ्तार हुए, या वहां का कोई राजनेता छत्तीसगढ़ का गिरफ्तार हुआ, या जो है वो आपका तेलंगाना का कोई गिरफ्तार हुआ? ये टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है सर। ये टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और रह रह के पीड़ा आती है। पीड़ा इसको कहेंगे ज्यादा अच्छा है, प्रसव पीड़ा नहीं। हाँ, प्रसव रह पीड़ा रह के नहीं, पीड़ा आती प्रसव है कि क्या पीड़ा। कहते हैं। हाँ, प्रसव पीड़ा रह रह के उठती है। अब उठी तो फिर दब गई, फिर उठी तो फिर दब गई। तथा कथित आर्थिक भ्रष्टाचार के नाम पर आपने किस तरह फेडरलिज्म को और राज्यों की स्वायत्तता को, यूनियन ऑफ इंडिया है भारत सरकार, किस तरह स्वायत्तता को आप रौंद रहे हैं, ये आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी सरकार जाएगी और दूसरी सरकार ने अगर आपसे भी ज्यादा गंदे ढंग से रौंदना शुरू किया तो क्या होगा। शुभेंदु अधिकारी का यही हाल है, अजीत पवार का यही हाल है। जो अजीत पवार जेल जा रहे थे, दुनिया भर के घोटाले का आरोप था, इस समय जो है भाजपा के साथ वो मुख्यमंत्री बन करके वहां पर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप जांच करिए, लेकिन उसका एक कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए। और चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि जब चुनाव आता है तो जो लोग जो है वो क्या कहते हैं, चुनाव लड़ने के जो दल हैं उनके लोगों को आप जो है मतलब ये इस तरह प्रताड़ित किया जाने लगता है। तो जो इवेंट फील्ड है ना, आप कहते हैं ना कि हम्म। प्रतिस्पर्धा आयोग आपने बना रखा है कि प्रतिस्पर्धा के लिए बराबर का मैदान होना चाहिए, चाहे व्यापार हो, तो मैं उसको में राजनीति भी जोड़ता हूँ कि जी। चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई फील्ड हो, बराबर का जो है वो क्या कहते हैं इक्वल लेवल फील्ड होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, वो बार बार कहते हैं कि इक्वल लेवल फील्ड होना चाहिए। तो चुनाव के समय ये क्यों? सरकार की परिभाषा में भी मेहुल चौकसी और जो है क्या कहते हैं वो नीरव मोदी जो है वो नहीं है, वो जो है केजरीवाल है, ये है। अरे भाई, उनके ऊपर आरोप हो तो सीधे सीधे लगाओ। फिर कोई किसी जगह का कोई मुख्यमंत्री बना नहीं कि आपके राडार पर आ जाता है। आप वहां का कोई ठेका हो तो कहिए भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि ठेके में सारी चीजों का पालन होता है। उसका कुछ न कुछ तो नार कहीं न कहीं होना चाहिए ना। और आप इससे जो है वो अगले पर मुकदमा कम चलाना चाहते हैं, आप ये बन दिखाना चाहते हैं कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, जितने लोग विपक्ष में हैं। सबसे साफ सत्ता पक्ष के लोग हैं, और जो भ्रष्टाचारियों में से जो आपके पास आ जाते हैं वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। रह रह के जो पीड़ा जो है ईडी के पेट में होती है। अब लोकसभा का चुनाव है, वहां तो दोनों सब जगह जो है उन्होंने छापा डाल के वहां राज्य सत्ता स्थापित हो गई है। तो अब जहां जो है सरकार नहीं है भाजपा की है, वहां के लोगों को जो है ईडी के निशाने पर अचानक आ गए हैं। मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले तो मैं ईडी दफ्तर में ही जाके पता लगाता कि आप जिन लोगों को सम्मन भेज रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर है, हम्म। और अगर एफआईआर नहीं है तो क्या किसी और सह अभियुक्त ने उनका नाम लिया है? ईडी इन एक्शन, बट ओनली अगेंस्ट लीडर्स ऑफ ओपोजिशन पार्टीज। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 3 बार ईडी की नोटिस जा चुकी है, वो पेश नहीं हुए। चौथी बार नोटिस भेजने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है। उनको भी नोटिस मिला और बीच में खबर आई कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो भी ईडी के सामने नहीं पेश हो रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी होगी? चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और ऐसे समय जबकि दावा किया जा रहा है कि देश राममय होगा और राम के नाम पर वोट बनेंगे, मिलेंगे, क्या अपोजिशन पार्टी से भी इतने भयावह हैं कि इलेक्शन के ठीक 3-4 महीना पहले विपक्षी दलों के नेताओं को चुन-चुन कर कार्रवाई हो रही है। बाकी जो सत्ताधारी दल हैं, उसमें सब कुछ ठीक-ठाक है क्या? इसी विषय पर चर्चा है। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और वकील जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ईडी की लीला क्या है? क्या मतलब ये एक तरह से सबसे पावरफुल बॉडी आजकल हो चुकी है,
जो सबको डराने की कोशिश करती है। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, जी। ईडी की आप क्रोनोलॉजी समझिए। जी, क्रोनोलॉजी। जब चुनाव हो रहा था 5 राज्यों का, जी। उसके पहले से आपके केसीआर की लड़की को तलब किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश शराब घोटाले के नाम पर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। दिल्ली तब शराब भूपेश घोटाला, दिल्ली। हाँ, हाँ, तेलंगाना का, हाँ, दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर वो हो रहा था, उसको रोक दिया। आपके भूपेश बघेल के सहयोगियों के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले जो है ईडी के छापे पड़ रहे थे, सीबीआई के छापे पड़ रहे थे। आपके राजस्थान में। राजस्थान में भी गहलोत साहब के लड़के तक को सम्मन कर दिया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा को संगम कर वो सही वो कर दिया था आपके। तो अब चुनाव हो गया है। हम्म। अब तो चुनाव के पहले से ही अरविंद केजरीवाल और झारखंड में सोरेन भी निशाने पर हैं। कई आप काफी दिनों से देख रहे हैं कि जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि जो प्रसूता होती है, जिसको जो बच्चा, गर्भवती महिला होती है, उसको रह रह के पेट में पीड़ा होती है। तो वो भी रह रह के पीड़ा होती है, लगातार पीड़ा नहीं होती। दूसरी बात ये है कि मैं इलाहाबाद जैसे मुफस्सिल शहर में एक छोटे से रहता हूं। मैं दिल्ली में नहीं रहता। मैं दिल्ली में रहता तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले तो मैं ईडी दफ्तर में ही जाके पता लगाता कि आप जिन लोगों को सम्मन भेज रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर है, और अगर एफआईआर नहीं है तो क्या किसी और सह अभियुक्त ने उनका नाम लिया है। जैसे सह अभियुक्त के नाम लेने पर आपने चिदम्बरम और उनका जो है घर सीज कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो शीना बोरा थी। अब देखिए, शीना बोरा का की जमानत भी हो गई है, जेल से छूट गई है। चिदम्बरम के खिलाफ कहाँ गया ईडी का मामला, क्या हो रहा है ईडी का मामला। अब आए दिन आप सुन रहे हैं कि कार्ति चिदम्बरम को जो है वो ईडी का सम्मन जा रहा है। तो 3 बार तो सम्मन हो गया केजरीवाल को, 7 बार सम्मन हो गया झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को। सोरेन ने तो उसकी विधायकों की बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उसमें तय हुआ कि नहीं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे नहीं, तो वरना उनको लग रहा था वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो उसके पहले ही वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की तरह राबड़ी देवी को अपनी चरण पादुका सौंप के जाने वाले थे, कि वो जो राबड़ी देवी कह रहे हैं, सोरेन अपनी पत्नी को सौंप के जाने वाले थे राबड़ी देवी की तरह, कि वो जो है उनकी अनुपस्थिति में चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ये उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि और विधायकों को उन्होंने वहीं रहने के लिए कहा है। जो विधायक आए थे सबको कहा कि आप जो है वो, चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए, लेकिन आप लोग रांची में ही रहिए। अब केजरीवाल साहब का है तो केजरीवाल साहब की राजनीति शुरू से जो है वो आप देखेंगे कि प्रचार तंत्र पर बहुत जबरदस्त रही। तो केजरीवाल साहब, उनकी पूरी पार्टी लगातार प्रचार करने में है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल का बीच में इसके पहले जो है वो आपके क्या कहते हैं, विंटर वेकेशन के पहले जब हल्ला हुआ था तो हुआ था, जब उस समय नोटिस आई थी केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, तो यहाँ तक जो है पेशबंदी हुई कि केजरीवाल जेल से ही जो है सरकार चलाएंगे। केजरीवाल साहब भी पसरा में चले गए, उन्होंने दूसरे सम्मन को वो कर दिया, तो तीसरा सम्मन है उनके उनके ऊपर, तीसरे सम्मन को भी उन्होंने डिफाई कर दिया है। सवाल इस बात का है कि एफआईआर है कि नहीं, किसी अभियुक्त ने इनका नाम लिया है कि नहीं, आप जो सम्मन भेज रहे हैं उसमें किस रूप में भेज रहे हैं। अब हम तो सम्मन ने हमने देखा नहीं, वरना ये देखा जाना चाहिए, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, कि सम्मन जो है उनको अपराधी मान के भेजा जा रहा है, वैसे ही पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, किस रूप में भेज के सम्मन बुलाया जा रहा है। और फिर ये जो संदर्भ क्या रह रहा है, रह रह के संदर्भ जो पीड़ा, हाँ, संदर्भ क्या है, रह रह के जो पीड़ा जो है ईडी के पेट में होती है। अब लोकसभा का चुनाव है, वहां तो दोनों सब जगह जो है उन्होंने छापा डाल के वहां राज्य सत्ता स्थापित हो गई है। तो अब जहां जो है सरकार नहीं है भाजपा की है, वहां के लोगों को जो है ईडी के निशाने पर अचानक आ गए हैं।
कि उनके यहाँ हो रहा है, आपके सोरेन के नजदीकी लोगों के यहाँ के नाम पर जो है लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब उनका केजरीवाल का घर का रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया था, काफी फोर्स तैनात कर दिया था, तो उसमें जो है इन्होंने हल्ला कर दिया कि साहब जो है वो आपने की साहब ये तो जो है गिरफ्तारी की तैयारी है। तो आज पुलिस ने वो जो है वो बैरिकेड वगैरह जो है उसको हटा दिया है, रास्ता खोल दिया गया है। और ईडी ने कहा है कि ये अफवाह है कि केजरीवाल को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। फिर भी ये उनको कहना चाहिए कि हम आखिर किस रूप में उनको बुला रहे हैं, गवाह के रूप में बुला रहे हैं, अप्रूवर के रूप में बुला रहे हैं, या आरोपियों की सहायता करने के रूप में बुला रहे हैं। तो अब जो है फिलहाल जो है वो केजरीवाल की सोसाइटी का जो है रास्ता जहां रहते हैं वहां जो है वो रास्ता जो है वो मुख्य द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दिया है और बाकी जो है रास्ता खोल दिया है। और केजरीवाल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी दिल्ली में, और वो लगातार इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है, उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है। तो बहरहाल अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब ईडी शराब घोटाले का मामला है, वो शराब घोटाला जो वास्तव में हुआ नहीं है, उसके बाद भी जो है वो सब चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी का भी रुख रवैया इसे बहुत ही लचर टाइप का है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई आखिर इनको अपराधी में बुला रहे हैं या सम्मन किस लिए जारी कर रहे हैं, या गवाह के रूप में बुला रहे हैं, क्या एफआईआर कहाँ है? कोई एक नॉर्म, कोई एक पद्धति तो होनी चाहिए ना। आप तो बिल्कुल एकदम जैसे हिटलर के गैस्टापो की तरह जो है मामला चल रहा है कि जिसको चाहे उठा लीजिए, जिसको चाहे बुला लीजिए, बुलाने के बाद उसका क्या आता पता है। जिस तरह पंजाब में आतंकवाद के जमाने में हो रहा था कि जो है वो पुलिस ने बुलाया, उसके बाद आदमी गायब है, सुरक्षा एजेंसी ने बुलाया, उसके बाद आदमी गायब है, आतंकवादी ने बुलाया या उठा लिया, उसके बाद आदमी गायब है। और आज तक जो है बहुत लोगों की तो बॉडी का भी पता नहीं चला कि वो बॉडी कहाँ गई। अंतिम संस्कार हो गया, जमीन में गाड़ दी गई, नदी में बहा दी गई, जला दी गई, क्या हुआ? तो ये इस स्थिति में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है और राजनीतिक अनिश्चितता भी रहती है। और फिर गोदी मीडिया ढोल बजाने के लिए है तो सुर्खियां भी रहती हैं। ये लगता है कि सरकार जो है बहुत काम कर रही है। सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार केवल ईडी का सम्मन भेज रही है, लेकिन उससे लगता है कि सरकार बहुत काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर बहुत अंकुश लगा रही है। और सरकार की परिभाषा में भी मेहुल चौकसी और जो है क्या कहते हैं वो नीरव मोदी जो है वो नहीं है, वो जो है केजरीवाल है, ये है। अरे भाई उनके ऊपर आरोप हो तो सीधे सीधे लगाओ। फिर कोई किसी जगह का कोई मुख्यमंत्री बना नहीं कि आपके राडार पर आ जाता है। आप वहां का कोई ठेका हो तो कहिए भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि ठेके में सारी चीजों का पालन होता है। उसका कुछ न कुछ तो नार्म कहीं न कहीं होना चाहिए ना। और आप इससे जो है वो अगले पर मुकदमा कम चलाना चाहते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, जितने लोग विपक्ष में हैं, सबसे साफ सत्ता पक्ष के लोग हैं। और जो भ्रष्टाचारियों में से जो आपके पास आ जाते हैं वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, वो आपके क्या कहते हैं मतलब गंगा जल से धुल जाते हैं। अब बंगाल में तो ये एक मुंह के बल गिर पड़े थे जब ये आपके मुकुल राय भी थे भ्रष्टाचार के आरोप में, उनके में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ जांच बंद हो गई। वो पलटी मार के फिर भाजपा चले गए तृणमूल में। अब ये कसमसाते रहे कि अब क्या करें, तो जांच हमने बंद कर दी है। हालांकि तृणमूल में गए तो वहां उनको जो है अपेक्षित जो है वो नहीं मिला सम्मान तथा कथित, तो नहीं मिला तो फिर से वो बीजेपी में आ गए। तो खैर बीजेपी ने उनका जो है दोबारा अगर वो कैंसिल कराते जो वापस लिया था तो उससे बच गई बीजेपी, वरना फिर बीजेपी में आ गए तो फिर जो है मामला फंस सकता था कि भैया वापस कराए हो, अब कैसे वापस करोगे। शुभेंदु अधिकारी का यही हाल है, अजीत पवार का यही हाल है। जो अजीत पवार जेल जा रहे थे, दुनिया भर के घोटाले का आरोप था, इस समय जो है भाजपा के साथ वो मुख्यमंत्री बन करके वहां पर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप जांच करिए, लेकिन उसका एक कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए। और चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि जब चुनाव आता है तो जो लोग जो है वो क्या कहते हैं चुनाव लड़ने के जो दल हैं उनके लोगों को आप जो है मतलब ये इस तरह प्रताड़ित किया जाने लगता है। तो जो इवेंट फील्ड है ना, आप कहते हैं ना कि प्रतिस्पर्धा आयोग आपने बना रखा है कि प्रतिस्पर्धा के लिए बराबर का मैदान होना चाहिए, चाहे व्यापार हो, तो मैं उसको में राजनीति भी जोड़ता हूँ कि चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई फील्ड हो, बराबर का जो है वो क्या कहते हैं इक्वल लेवल फील्ड होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, वो बार बार कहते हैं कि इक्वल लेवल फील्ड होना चाहिए। तो चुनाव के समय ये क्यों
और दूसरी बात ये कि अगर चुनाव के समय ये क्यों, तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये जा करके जब वही कानून बना रही तो 142 में निर्धारित करना पड़ेगा अनुच्छेद में कि चुनाव के 6 महीना पहले से या साल भर पहले से, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उस राज्य में कि जो केंद्रीय एजेंसियों का मुकदमा चल रहा तो वो मुकदमा चलाएं, फैसला आ रहा हो तो फैसला आने दे, लेकिन जो जांच पड़ताल के नाम पर लंबित रूप से जो है वो जो चेन चल रही है कि आज छापा डाला फिर अब 8 महीने तक सब सो रहे हैं, 8 महीने बाद फिर साल भर बाद फिर 1.5 साल बाद फिर 2 साल बाद, ये क्या है। अब कार्तिक चिदम्बरम को भी जो है किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, पता नहीं कितने दिनों बाद बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट पहले पैसा जमा करा के विदेश जाने की इजाजत देता था, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही इजाजत दे देता है कि हाँ जाइए। तो सवाल है कि कहीं ना कहीं इक्वल लेवल फील्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और फिर आप मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं, तो आखिर उस पर भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फिर आप तथाकथित आर्थिक भ्रष्टाचार के नाम पर आपने किस तरह फेडरलिज्म को और राज्यों की स्वायत्तता को, यूनियन ऑफ इंडिया है भारत सरकार, किस तरह स्वायत्तता को आप रौंद रहे हैं, ये आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी सरकार जाएगी और दूसरी सरकार ने अगर आपसे भी ज्यादा गंदे ढंग से रौंदना शुरू किया तो क्या होगा। जब लोकतंत्र में आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपकी बात कोई है ही नहीं है, तो भैया तो आपके ऊपर मशीन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है चुनाव के ऊपर कि आप जानते हैं कि आप चाहे जितना काला स्याह सफेद करें आपके को कुछ नहीं हो सकता। और देखा भी है कि जब 2000 दंगों के मामले में जो पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ और रुख था और जैसे अनुकूल सब जज आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख सब बदल गया, और जाकिया जाफरी जिनके हस्बैंड एमपी रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं थे, एहसान जाफरी, और उनको घर से खींच करके जिंदा जला दिया गया दंगाइयों द्वारा, उसमें कुछ नहीं हुआ था कि 3 बात आपने सारा जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो उनका जो क्लीन चिट मिली थी उसको मान लिया। तो फिर जो पहले की पीठ थी जो जिसने क्लीन चिट को नहीं माना था तो वो सही थी कि आप सही थे। और फिर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई अदालत हो कि जहां आप फाइनली जा सकें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो है वहां जो जज साहब बैठे हैं उन विचारधारा विशेष के कारण उन्होंने ऐसा कर दिया। वही सुप्रीम कोर्ट था जिसने पहले कुछ कहा था बाद में कुछ कहा था, तो हम पहले वाला क्यों गलत मान ले, बाद वाला क्यों सही माने, या बाद वाला क्यों गलत मान ले पहले वाला क्यों सही माने। तो इसका भी कहीं ना कहीं निर्णय होना चाहिए, या फिर आप वहीं पर व्यवस्था बनाइए कि पूरा होल बने फुल बेंच, फिर निर्णय रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों 3 आदमी के निर्णय पर हम मान लें, दो लोगों की पीठ का क्यों मान ले, 3 का क्यों मान ले। आप उसमें भी 5 भी नहीं, आप 12-13 लोगों की जो है पीठ बनाइए पूरे सुप्रीम कोर्ट में, या मैं तो कह रहा हूँ पूर्ण पीठ बनाइए आप सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच, फुल बेंच, हाँ फुल बेंच, पूरा सुप्रीम कोर्ट टोटल मामले को सुनो कि इसमें सही क्या है इसमें गलत क्या है। क्योंकि अराजकता की स्थिति या न्याय की स्थिति ऐसे लेवल पर पहुंच गई है, बेईमानी की स्थिति, कि व्यक्ति व्यक्ति के कुर्सी पर बैठने से फैसले बदल रहे हैं। तो इसमें एक रूपता कैसे आएगी जब तक आप जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये नहीं देश के सामने प्रदर्शित होगा कि नहीं टोटल ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। क्यों फैसला विपरीत है, तो वो दूसरी बेंच ने कुछ कहा दूसरी बेंच ने कुछ कहा, उसमें अगर 2 हो इसमें 3 हो, उसमें 3 हो इसमें 5 हो, तो 5 नहीं फिर 12 बेंच, 12-13 की पीठ से 11 जजों की पीठ से या सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच से आप डिसाइड कराइए कि क्या सही है क्या गलत है। सर जी पीएमएलए क्या हुआ मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इतना अब वो सेंसिटिव मैटर। सुनवाई होने में उसके पहले जो पीएमएलए का मूल स्रोत है जो धन विधेयक के रूप में पीएमएलए को पास कराया गया है, जी जी, जिसमें मनी आपके मनी खानविलकर साहब की पीठ ने मनी बिल के रूप में, जो खानविलकर साहब की पीठ ने कहा कि मनी बिल वाला मामला जब डिसाइड होगा तब इसके ऊपर जो व्यापक पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा या जो उस पर कोर्ट कहेगी। अभी फिलहाल चूंकि वो बिल है वो कानून बना हुआ है इसलिए कानून सही है। तो अब वो उस मनी बिल का जनवरी में ही जो है जो इन्होंने दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्राम घोषित किया था, उसमें था कि जो है 7 जजों की बेंच जनवरी में धन विधेयक वाले मामले को सुनेगी। तो अब जो है वो 7 जजों की बेंच गठित हो या 5 जजों की बेंच गठित हो और फिर इस मामले की सुनवाई हो, तब
अगर राष्ट्रवादी मोड में सुप्रीम कोर्ट रहा तो धन विधेयक को भी वो जस्टिफाई कर देगा, जैसे अडानी और तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है और कह रहा है कि हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। अब भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम कैसे कहते हैं कि संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट फीस नहीं ले, वो फैसला नहीं ले रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है उसमें आम जनमानस में भी कुछ भावनाएं हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो लोक लुभावन फैसले नहीं लेता, वो संविधान के अनुसार लेता है। तो भाई संविधान का फैसला तो संविधान के अनुसार रहेगा। फिर वो जो है न्याय की देवी जिसको अंधे के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तराजू लेके खड़ी है, वो माना जाता है कि ये न्याय हो रहा है, उसमें चीन चीन के न्याय नहीं हो रहा है। फिर कैसे चीन चीन के लोगों को लगता है कि न्याय हो रहा है? इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा ना, कि जब आप कहते हैं कि चीन चीन के न्याय नहीं होता, न्याय की देवी अंधी होती है, वो एक डंडे से जो है वो अमीर गरीब ऊपर नीचे छोटे बड़े सबको हाँकती है। तो उस डंडे में प्रधानमंत्री का जब मामला आता है, सरकार की जब अपनी स्थिति का मामला है, तो डंडा कहाँ चला जाता है सर? तो वो पहचान पहचान के जो है न्याय मिलता है। क्या कहा जाए? चीन चीन के न्याय कहा ही जा रहा है कि चीन चीन के न्याय मिलता है। किसी के लिए कोई एक बात न्याय, किसी के लिए कोई न्याय है। आप नहीं, अगर एक बात सुप्रीम कोर्ट आप अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके एक हफ्ता ऑब्जर्व करें, जो वहां की प्रमुख कोर्ट है, तो आप देखेंगे कि जो तथाकथित बड़े वकील हैं, वकील तो वकील, छोटे बड़े का मामला नहीं है। वकील तो वकील, जिसको लाइसेंस मिल गया, जो वहां रजिस्टर्ड है, जो जिसको अर्हता है वहां वकालत करने की, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन छोटा वकील उसी मामले में कुछ कहता है तो जज साहब ऊपर से डांट देते हैं, और जब बड़ा सर, वकील वहीं पर वहां कुछ कहता है तो जज साहब जो है क्या कहते हैं, उसको रिलीफ दे देते हैं। तो ये क्या है सर? ये अंधा मैं न्याय है कि मैं चीन चीन के न्याय है? मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, हियरिंग सुना जी, हूँ और मुकदमा जी, भी लड़ा हूँ। हाई जी, कोर्ट में तो गया ही हूँ, अभी भी कई मामले लंबित हैं। तो कुछ जी, अनुभव तो मेरे भी हैं, कभी मौका मिला तो कम से कम दस्तावेज के साथ मैं ज़रूर उस पर लिखूँगा। मैंने मुकदमा भी लड़ा है और जी। मेरे जो दोस्त हैं, वकील हैं, वो छोटे वकील हैं, लेकिन बड़े-बड़े वकील की फ़ौज सत्ता की ओर से खड़ी हो जाती है। मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। नहीं, वो फौज खड़ी होती है तो उसका असर ही पड़ता है बेंच पर। हाँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। असर पड़ते हुए अगर देखा बड़ा हमने। वकील जो है इलनेस लगा देता है तो बेंच उस दिन जो है मामले को टाल देता है, और छोटा वकील लगाता है तो उसको डांट पड़ती है इलनेस पर, के वो कहते हैं कि अरे वकील तो वकील, दूसरा आप बहस कर लीजिए। जो उनका जूनियर या सहयोगी इलनेस लगाने आता है तो जज साहब कहते हैं आप ही बहस कर लीजिए। वो कैसे बहस कर ले भाई? ब्रीफ किसी और के पास है, वो तो असिस्ट कर रहा है, तो बहस कैसे कर ले? आप कभी जो है वो क्या कहते हैं, कपिल सिब्बल, महेश जेठमलानी, दुष्यंत दवे, विकास सिंह, अरविंद दातार, इनको जाकर के देखिए ना कि उनके अगर इलनेस या छुट्टी आती है अभिषेक मनु सिंह की, कि आपकी जगह छोटा वकील बहस कर ले। मुवक्किल ने बड़े वकील को भारी फीस दी है, छोटे वकील से क्यों बहस कराएगा? वो जानता है कि छोटे वकील से बात होगी तो हमको रिलीफ मिलने वाली भी होगी तो नहीं मिलेगी। जब बड़े बड़े को तमाम कारणों से अब नहीं मिलती रिलीफ, तो उसी मामले में कोई छोटा वकील खड़ा कर दे तो कहां से उसको रिलीफ मिलेगी? डांट अलग पड़ेगी वकील साहब को। आप पढ़ के नहीं आते हैं, आपने किस यूनिवर्सिटी से ला किया है? इस तरह जलील किया जाता है कोर्ट में। आपको देखा सामान्य, है। आप रेस जुडिकेटा जानते हैं कि रेस हुँ, जुडिकेटा क्या होता है? अब लीजिए वकील साहब, अब बतावें, किताब खोल गए कि रेस जुडिकेटा क्या होता है। तो इस एक तरह अभी हतोत्साहित किया जाता है सर एक कोर्ट अभी में। एक हाई कोर्ट से एक चीफ जस्टिस वहाँ के रिटायर हुए हैं और जब वो जी, दिल्ली में थे तो मेरे एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। जी, और जिस तरह से उन्होंने निर्णय दिया वो मुझे याद है, और चूँकि मैं इतिहास का छात्र हूँ और आधा इतिहास का छात्र तो आधा वकील भी होता है, वो समझता है, बॉडी लैंग्वेज भी समझता है। मेरी ये चुनौती है कि जिस दिन किसी सार्वजनिक मंच पे अब मिलेंगे, तो मगर बगैर नाम लिए रेफरेंस के साथ वही केस पे लेक्चर दूँगा पूरा। ये कैसे होता है न्याय। बहरहाल सर, एक सवाल और। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की बाय प्रोडक्ट है और लोग ये कहते हैं, और स्पष्ट भी हुआ कि ये पूरा आंदोलन बीजेपी का, पूरा संचालित किया हुआ बीजेपी का था। और अरविंद केजरीवाल को लोग बीजेपी की बी टीम भी कहते रहे हैं। अभी भी कई लोग कहते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इनके चंगुल से, इनके हाथ से निकल गए हैं क्या? देखिए सर,
आपने एक शब्द का से मैं असहमत हूं कि बीजेपी की बी टीम, ये संघ की जो है वो क्या कहते हैं राजनीतिक बी अच्छा, टीम, हाँ, संघ की, चलिए मैं और करेक्शन संघ कर का प्रायोजित जो है वो क्या कहते हैं वो पूरा अन्ना आंदोलन था। कहाँ है अन्ना? और हुँ, लोग जो इसमें तमाम लोग शामिल हुए थे जिनकी संघीय पृष्ठभूमि नहीं है, वो इस आंदोलन में कहाँ है? सबसे पहले इस पार्टी को 1 करोड़ रुपया शांति भूषण ने चंदा दिया था अपने जी, वकालत की नंबर 1 की कमाई का। उनके पुत्र प्रशांत भूषण कहाँ है? कुमार हुँ, विश्वास कहाँ है? आपके योगेंद्र यादव जो है इसमें कहाँ है? आप आदमी पार्टी में, आप आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से हड़प लिया आपसे। हुँ, अब सवाल इस बात का है कि जो टीम के बारे में है, आखिर आप बताइए, कोई भी जो राजनीतिक दल है, मान लीजिए कांग्रेस है, वो चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व कहे चाहे जो हिंदुत्व कहे, लेफ्ट टू सेंटर कहा जाता है ना उसको। हुँ, दक्षिणपंथी पार्टी में तो शुमार नहीं है। या तो आप नहीं, उसको मध्य मार्गी पार्टी कह सकते हैं या लेफ्ट टू सेंटर पार्टी कह सकते हैं, नहीं पूरा बाम है तो। लेकिन भाजपा तो सीधे सीधे लेफ्टिस्ट पार्टी है। स्वतंत्र पार्टी इंडिया उस जमाने में थी तो सीधे राइटिस्ट पार्टी है। स्वतंत्र पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका जनता पार्टी में विलय होने के बाद जब जनता पार्टी विखंडित हुई तो स्वतंत्र पार्टी का ही असली विलय हुआ था और संगठन कांग्रेस का, वो दोनों विलुप्त हो हुँ, गए। तो संगठन कांग्रेस को भी जो है कांग्रेस का राइटिस्ट ग्रुप कहा जाता था। लेफ्ट टू सेंटर तो इंदिरा गांधी का फैक्शन हो गया था। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस तरह जो है इनके बारे में क्या है कि ये सेंट्रिस्ट पार्टी है कि ये जो है राइटिस्ट हैं कि ये लेफ्टिस्ट हैं, इनका कोई जो है आज तक कोई दर्शन समझ में आया सामने आपके? हुँ, दूसरी बात, ये एनजीओ पार्टी है सर। हुँ, एनजीओ पार्टी होती है, वो फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा लेती है, अमेरिका का रॉकफेलर फाउंडेशन पैसा दे तो उससे भी ले लेती है, प्रेम जी दे तो उससे भी पैसा ले लेती है, और अगर लेफ्टिस्ट ग्रुप के भी जो है फंडर हो वो दे पैसा तो वो भी ले लेती है। तो ये तो उसके सर्वधर्म पहले समभाव, हाँ उसके सर्व पार्टी पैसा संभाव है इनका, सर्व पैसा संभाव। आप एक और बात गौर कीजिए, हुँ, मैंने तो पत्रकार होने के नाते उस समय मैं दिल्ली न्यूज एक्टिविस्ट का इलाहाबाद का एडिटर था। मैंने तो इनका जो है वो जो ये देते थे अन्ना आंदोलन का फंड का विवरण, तो उसमें जो फंड के विवरण में जो ये तमाम चीजों के बारे में देते थे तो हमको तुरंत समझ में आ जाता था कि ये जो है प्रचार पर पैसा खर्चा किया गया है। अब वो प्रचार क्या था? आपने देखा होगा कि जब आंदोलन चल रहा था तो अन्ना का अलग जो है इंटरव्यू आता था और केजरीवाल का हर चैनल पर अलग इंटरव्यू आता था। और इंटरव्यू जो आता था वो पेड इंटरव्यू होता था सर। हुँ, हुँ, मैंने तो खबर ब्लैक एंड व्हाइट में छापी थी, हमको तो कोई नोटिस नहीं मिली कि जो आपने ये छापा है उसमें कुछ गलत है। अब वो इंटरव्यू क्यों नहीं आता? अब अन्ना कहाँ चले गए? और वही अन्ना जो दिल्ली में माहौल बना रहे थे, वो जब बॉम्बे में गए वहां जो है वो क्या कहते हैं विस्तार कर रहे अपना, और बॉम्बे में पता चला कि उनके जो है जो जिस मैदान में शिवाजी मैदान या संभवतः किसमें कर रहे थे, जिसमें पांचों आदमी जो है उनके धरना प्रदर्शन में नहीं आया, टोटल फ्लॉप हो गया। तो अन्ना जी कहाँ है? कहाँ है लोकपाल जो है आपका क्या कहते हैं, केंद्र सरकार में लोकपाल नियुक्त हुआ कि दिल्ली सरकार में लोकपाल नियुक्त हुआ? तो लोकपाल केवल हुँ, कांग्रेस के लिए था, इन और लोगों के लिए हुँ, नहीं था। तो कथनी करने में भी कितना अंतर है आपको बता। दूसरी बात यह कि जो केजरीवाल ट्रेन से शपथ लेने आ रहे थे मेट्रो से, उन केजरीवाल के साहब के बंगले पर 50 करोड़ रुपया या 500 करोड़ जो भी खर्च हुआ, जिसका आरोप लगा, जिसकी जांच के लिए एलजी ने कहा है, तो इतना साधारण ढंग से रहने वाला मफलर मैन आदमी को इतने महंगे घर में रहने की क्या आवश्यकता है? अच्छा सर, एक सवाल और। जी। अ, अनुभव बताता है कि अगर बड़े नेता की गिरफ्तारी होती तो उसका जनाधार बढ़ता है। जैसे जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई, इमरजेंसी में बड़े-बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस सरकार गई। लालू यादव की गिरफ्तारी हुई तो आरजेडी का जनाधार बढ़ा, राबड़ी देवी को लोगों ने स्वीकार कर लिया। अगर इलेक्शन के पहले हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के लिए महँगा भी पड़ सकता है, वोट का कंसोलिडेशन और ज़्यादा हो सकता है? बोर्ड का कंसोलिडेशन निश्चित रूप से और ज्यादा हो सकता है, दोनों मामलों में हो सकता है। और प्रियंका गांधी को भी जिस तरह घेरने की कोशिश की गई है रावल वाड्रा के जी। साथ, अभी फिर अब प्रियंका रावल वाड्रा का ही देखिए।
आपने जी पिछले 2-3 साल से नहीं सुना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा की जब पिछली बार पेशी ईडी के बाद हुई थी तो क्या हो रहा है उस मामले में, फाइनल रिपोर्ट लग गई कि क्या हो रहा है, या अभी तक प्रोसेसिंग हो रहा है जो पूछा गया है उसका। एक नया शब्द है प्रोसेसिंग, कि हम जो बातें सामने आई हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं और फिर पूछेंगे। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, आपसे बता रहे हैं, उसमें सबूत खोजा जा रहा है। तो प्रियंका गांधी को भी अब नाम ले लिया गया है चार्जशीट में, जो है आपका क्या कहते हैं, जमीन बेचने को खरीदने के घोटाले में। तो प्रियंका गांधी को ही गिरफ्तार करके देख लेना कि जनाधार कांग्रेस का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, एक बार टेस्ट करके देख लें। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट कराया था, 1 हफ्ता इंदिरा गांधी जेल में थी, और वहीं से जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, मेरी उनके बारे में काफी अच्छी राय थी, लेकिन चरण सिंह के इस एक वाटर जो है क्या कहते हैं काम ने जनता पार्टी के लिए वाटरलू का काम किया, और जो मरी हुई कांग्रेस थी वो फिर से जिंदा हो गई। और तो और चरण सिंह को ही उसने जो है अपने ग्रिप में ले लिया। जो चरण सिंह को जो है ये लॉलीपॉप दिया गया कि आपको प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, और चरण सिंह उस ग्रिप में आ गए और ये भूल गए कि उन्होंने इंदिरा गांधी को अरेस्ट कराया। अब वो पूरे कांग्रेस में वो आग धधक रही है जो जो इनको मुंह के बल गिरा देगी, लेकिन वो जो है ये नहीं समझ पाया कि हम मुंह के बल गिरेंगे, और वो मुंह के बल गिर गए बिना पार्लियामेंट फेस किए हुए, जो है क्या कहते हैं सरकार उलट गई सरकार उनकी। की। हाँ, तो जब आप गिरफ्तार कराए थे तो आपको इतनी दृढ़ता तो रखनी चाहिए थी ना कि हमने जब गिरफ्तार कराया है तो चाहे हमारी पार्टी का अंतिम आदमी चला जाए जो है इंदिरा गांधी के साथ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये दृढ़ता भी राजनेताओं में नहीं है, आपसे बता दें। कहाँ कब कौन पलटी मार दे इसका जो है कोई जो है मतलब क्या कहते हैं हिसाब किताब। तो कहने का मतलब है कि आप गिरफ्तार करना भी, आप ये बताइए आखिर इतने सब छापे पड़े, 5 राज्यों के चुनाव के पहले कौन गिरफ्तार हुआ, कोई हुआ? वैभव गिरफ्तार हुए, या वहां का कोई राजनेता छत्तीसगढ़ का गिरफ्तार हुआ, या जो है वो आपका तेलंगाना का कोई गिरफ्तार हुआ? टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है सर। ये टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और रह रह के पीड़ा आती है, पीड़ा इसको कहेंगे ज्यादा अच्छा है, पीड़ा नहीं। हाँ, प्रसव रह पीड़ा रह के नहीं, पीड़ा आती प्रसव है कि पीड़ा। क्या कहते हैं। हाँ, प्रसव पीड़ा रह रह के उठती है, अब उठी तो फिर दब गई, फिर उठी तो फिर दब गई। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई है सर। अरे आप जांच कर रहे हैं तो आप 6 महीने साल भर में लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाएंगे, या अनंत काल तक जो है उसको चलाते रहे? ये कौन सा जो है कानून बन गया है, आपसे बता रहे अनंत अनंत काल वाला? आखिर ईडी का भी एक नार होना चाहिए ना कि आप एक बार अगर पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो फिर अगली बार पूछताछ में कब अधिकतम समय कितना होगा, नहीं उतना समय बीत जाने के बाद फिर आपको पूछताछ को बुलाने का अधिकार नहीं रहेगा, आपसे बता। और फिर जी आप जी लिख के बताइए कि आप गवाह के रूप में बुला रहे हैं कि या आप आरोपी के रूप में बुला रहे हैं। और फिर आप बुला रहे हैं तो आपने एफआईआर दर्ज है हमारे नाम या नहीं दर्ज है? और आपके बुलाने की लिमिटेशन क्या है कि आप हमको बुला रहे हैं तो आप हमको गिरफ्तार भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अब कोर्ट ने तो दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की पीठ ने फैसला दिया कि आपको गिरफ्तारी के समय लिखित आधार देना पड़ेगा। अब जो सोनामधन ने जस्टिस बेला त्रिवेदी जी की पीठ ने उसको डाइल्यूट कर दिया, 2 ही जज की पीठ ने, जबकि इस तरह के निर्णायक मामलों को 2 जज की पीठ के मामले को 3 ही जज उलट सकता है, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकता। उसको 3 जज के यहाँ भेजना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए कि भाई इसमें डिसाइड कीजिए कि डाइल्यूट वाला मामला सही है कि नहीं है, कौन वाला मामला माना जाएगा, वो माना जाएगा कि ये माना जाएगा। इसमें भी जो है वो जो एक्टिविस्ट है उनको कोर्ट में जाना चाहिए कि जो है ये बताइए कि वो मामला माना जाएगा कि ये माना जाएगा, क्या इनको उलटने का अधिकार है? जो इन्होंने कह दिया कि नहीं आप मौखिक बता दीजिए, 24 घंटे में लिख के दीजिए। चलिए, तो कुछ मामले कोर्ट में नहीं, सड़कों पर राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़े जाते हैं, और जो पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी के, उनको खुल के चुनौती देना चाहिए कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, तब मामला जी, सुलझेगा। जेपी सिंह यही साहब। नहीं सर, यही नहीं। जी देखिए, लोहिया जी के जमाने से मैं प्रयागराज में कम से कम देखता हूं, क्योंकि यहीं से मेरा लड़कपन, किशोरावस्था और अब प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था के दौर में मैं पहुंच रहा हूं, यहीं प्रयागराज में। जी प्रयागराज में अकेले समाजवादी पार्टी थी, वो चाहे प्रसोपा के नाम से हो, संसोपा के नाम से हो, सपा के नाम से हो। ये सपा वो नहीं है जो जनता पार्टी के बाद वाली है, जनता पार्टी
तक की सपा संसोपा जो भी उसका पार्टी का नाम दीजिए, किसी भी मुद्दे को पहले पार्टी जन जागरण हर मेन बाजार में ने आप समझिए, आज जो है चौक के बाजार में है तो कल जो है आपके कटरा के बाजार में है, तो परसों दारागंज के बाजार में है, तो नरसों मुडेरा के बाजार में है। इस तरह 4 दिन 6 दिन 8 दिन का एक पूरा जन जागरण अभियान चलाती थी। और उसमें जो है एमएलए से लेके, साधारण नेता से लेके, एमएलए से लेके, छात्र नेता से लेके, अगर पार्टी का एमपी तक है वो भी आता था और जनता को संबोधित करता था, अपनी बात रखता था। और उसके बाद जो आंदोलन होता था तो पार्टी का आंदोलन नहीं होता था, उसमें जनता की भी भागीदारी होती थी कि हमको कचहरी पे चल के प्रदर्शन करना है, गिरफ्तारी देना है, इलाहाबाद बंद करना है। तो उसमें जन भागीदारी होती थी, क्योंकि पहले से जो है लोगों को जो है सारी चीजों के बारे में मालूम होता था। अब आंदोलन है, कांग्रेस ने कहा जेल भरो आंदोलन, कांग्रेस के कार्यकर्ता कचहरी पे पहुंच गए और वहां गिरफ्तारी होने से ज्यादा गिरफ्तारी में नाम लिखाना इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि हाँ वो गिरफ्तार हुए थे। पुलिस लाइन में ले जाके बैठाए गए, शाम को छोड़ दिए गए, कागज में मिल गया कि हाँ ये भी गिरफ्तार हुए थे। ये इंदिरा गांधी की जब गिरफ्तारी हुई थी और कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी थी तो भी यही सब ज्यादातर मामला था, आपसे बता कि मैंने गिरफ्तारी दी गई, ये एक दर्ज हो जाए। तो इस तरह चाहे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है कि हम 4 दिन कचहरी में जो है वो चलाएंगे, तो 4 दिन उनके कार्यकर्ता बारी बारी से एरिया वाइज गए, जाके गिरफ्तारी दिए, नाम नोट हुआ, पुलिस लाइन में बैठाए गए, कुछ लोग जेल भेजे गए, नहीं तो बाकी लोग पुलिस लाइन में बैठाए गए, शाम को छोड़ दिए गए। आप जो जन जागरण होता था जिससे लोगों में वास्तविक बात पहुंचती थी, एक तो गोदी मीडिया वास्तविक बात नहीं दिखाता, आपका गोदी अखबार जो है आपको वास्तविक बात नहीं दिखाते, तो आप ये बताइए आम आदमी को मालूम कैसे होगा कि इतना जो है घपला घोटाला, इतनी अराजकता, इतनी अनियमितता हो रही है। तो वो आपने करना सब बंद कर दिया। आप जो अंतापुर की राजनीति एकदम कमरे में बैठ के काफी के प्याले वाली राजनीति करने लगे, तो इससे तो जनता के बीच में माहौल नहीं बनेगा। आपने अपने कार्यकर्ताओं को गया वो अपना लाल टोपी सफेद टोपी पहन के अपने अपने पार्टी के अनुसार हो गया, जाके गिरफ्तारी दिया। कि जो रोज का जन जागरण है वो कहाँ हो रहा है। जी तो आपको अगर जनता को जगाना है तो आपको रोज जन जागरण करना पड़ेगा, चाहे आपकी मीटिंग में 5 लोग खड़े होकर सुने, 10 लोग उतनी दूर से सुने, लेकिन कुछ ना कुछ तो माहौल बनेगा ना। आखिर राजनीतिक समझ हम लोगों की लड़कपन से कैसे बन गई। इलाहाबाद में, प्रयागराज में पहले कोई भी नेता आता था तो पीडी टंडन पार्क में उसकी जनसभा होती थी। उस जनसभा शाम को 4-5 बजे होती थी। उधर से एजी ऑफिस से लेके तुम्हारे सरकारी कर्मचारी छूटते थे, वो आते थे, स्टूडेंट आते थे, ये आते थे। वो जो बात करते थे उसमें बहस चलती थी, आपस में बात विचार विनिमय होता था, तो राजनीतिक समझ बढ़ती थी और राजनीतिक समझ विकसित होती थी। हम लोगों के समय में हुल्लड़ ब्रिगेड राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं थी, इस समय हुल्लड़ ब्रिगेड राजनीतिक पार्टियों के साथ है, जो एक पौए एक अद्धे गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल पर जो है वो क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन और जो है क्या कहते हैं झंडा यात्रा निकालने के लिए तैयार। जी जी शुक्रिया सर। और दोस्तों ये जेपी सिंह साहब थे, स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया सर।